आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदीप इंडिया चैनल पर। और आज का टॉपिक है मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय। आज कराएंगे मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय, साहित्य परिचय, रचनाएं और हिंदी साहित्य में स्थान। तो ये वीडियो कक्षा 9, कक्षा 10, कक्षा 11 और कक्षा 12 के सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो आपने अभी शेयर नहीं किया तो वीडियो को शेयर कीजिए। तो पहले लिखेंगे हम इसमें जीवन परिचय। क्या लिखेंगे इसमें? जीवन परिचय। तो ये मैथिली शरण गुप्त जो हैं ये हिंदी के राष्ट्रकवि माने जाते हैं। तो इनका जो जीवन परिचय है वह एग्जाम में ज़्यादातर ही पूछा जाता है। तो इसलिए ये सभी क्लासों के लिए मोस्ट है, और ख़ास तौर से जो बोर्ड क्लासें हमारी हैं उनके एग्ज़ाम में तो हर बार ही पूछा जाता है। तो पहले लिखेंगे हम, सबसे पहले डालेंगे हेडिंग जीवन परिचय। जीवन परिचय लिखने के बाद में फिर लिखेंगे हिंदी साहित्य के गौरव। हिंदी साहित्य के गौरव, हिंदी साहित्य के प्रखर नक्षत्र, माँ भारती के भरतपुत्र, राष्ट्रकवि की उपाधि से सम्मानित मैथिली शरण गुप्त का जन्म। यानी हिंदी साहित्य के गौरव, हिंदी साहित्य के प्रखर नक्षत्र, माँ भारती के वरदत्त पुत्र, राष्ट्रकवि की उपाधि से सम्मानित मैथिली शरण गुप्त का जन्म चिरगांव, कहाँ हुआ था? चिरगांव जिला झांसी में। चिरगांव जिला झांसी में सन 1886 ईस्वी में हुआ था। मैथिली शरण गुप्त का जन्म कहाँ हुआ था? तो चिरगांव जिला झांसी में। कब हुआ था? 1886 ईस्वी में। इनके पिता सेठ रामचरण गुप्त को हिंदी साहित्य से विशेष प्रेम था। यानी मैथिली शरण गुप्त के पिता का क्या नाम था? सेठ रामचरण गुप्त, जिन्हें हिंदी साहित्य से विशेष प्रेम था। गुप्त जी की शिक्षा दीक्षा घर पर ही संपन्न हुई। यानी मैथिली शरण गुप्त की शिक्षा कहाँ पर हुई? घर पर ही संपन्न हुई। घर के साहित्यिक वातावरण के कारण इनमें काव्य के प्रति अभिरुचि जागृत हुई। यानी घर के साहित्यिक वातावरण के कारण इनमें काव्य के प्रति अभिरुचि जागृत हुई। 12 दिसंबर सन 1964 ईस्वी में गुप्त जी का निधन हो गया। यानी मैथिली शरण गुप्त का जन्म कब हुआ था? 1886 ईस्वी में। मृत्यु कब हुई? 12 दिसंबर सन 1964 ईस्वी में। तो इस तरह लिखेंगे मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय। तो ये तो आप सभी को लिखना है, 9 से लेकर कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों के लिए। और ये साहित्यिक परिचय जो है ये केवल कक्षा 11 और कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए लिखना है। ये कक्षा 9 और कक्षा 10 के बच्चे इसे नहीं लिखेंगे, उन्हें केवल जीवन परिचय लिखने को आता है तो वो केवल जीवन परिचय ही लिखेंगे, साहित्य परिचय नहीं लिखेंगे। साहित्य परिचय केवल कक्षा 11 और कक्षा 12 के ही विद्यार्थी लिखेंगे। तो आइए आप देखते हैं साहित्यिक परिचय। इसके बाद देखेंगे हम उनकी रचनाएं। तो साहित्य परिचय हेडिंग डाल देंगे, फिर लिखेंगे मैथिली शरण गुप्त में बाल्यावस्था से ही काव्यात्मक प्रवृत्ति विद्यमान थी। यानी मैथिली शरण गुप्त में बाल्यावस्था से ही काव्यात्मक प्रवृत्ति विद्यमान थी। ये अल्प अवस्था से ही छिटपुट काव्य रचनाएं करते थे। यानी ये अल्प अवस्था से ही, यानी छोटी अवस्था से ही छोटी छोटी काव्य रचनाएं करते थे। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आने के पश्चात उनकी प्रेरणा से काव्य रचना करके इन्होंने हिंदी काव्य की धारा को समृद्ध किया। यानी जब ये आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के संपर्क में आए तब उनसे प्रेरणा ली और काव्य रचना करके इन्होंने हिंदी काव्य की धारा को समृद्ध किया। इनकी कविता में राष्ट्रभक्ति एवं राष्ट्रीय प्रेम का स्वर प्रमुख रूप से मुखरित हुआ है। यानी कविता में राष्ट्रभक्ति एवं राष्ट्र प्रेम का स्वर प्रमुख रूप से मुखरित हुआ है। इसी कारण हिंदी साहित्य के तत्कालीन विद्वानों ने
यानी इसी कारण हिंदी साहित्य के तत्कालीन विद्वानों ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित किया। इसके बाद लिखेंगे आचार्य द्विवेदी जी से संपर्क होने के पश्चात मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होने लगीं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आने के बाद इनकी रचनाएं सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होने लगीं। इनकी प्रथम पुस्तक रंग में भंग का प्रकाशन सन 1909 ईस्वी में हुआ। इनकी जो प्रथम पुस्तक है वो कौन सी है? रंग में भंग। ये प्रश्न पूछा जाता है कि मैथिली शरण गुप्त की प्रथम पुस्तक कौन सी है, तो आप लिख देंगे इसमें रंग में भंग। या फिर प्रश्न इस तरह से आ सकता है कि रंग में भंग का प्रकाशन कब हुआ, तो आप लिखेंगे 1909 ईस्वी में हुआ। इसके बाद लिखेंगे किंतु इन्हें ख्याति सन 1912 ईस्वी में प्रकाशित पुस्तक भारत भारती के पश्चात ही मिलनी प्रारंभ हुई। इनकी पहली पुस्तक रंग में भंग प्रकाशित हो गई, लेकिन इनका जो नाम हुआ सबसे ज़्यादा जो विख्यात हुए ये हुए थे 1912 ईस्वी में, जब इनकी पुस्तक प्रकाशित हुई थी भारत भारती। इसी रचना पर इनको राष्ट्र कवि की उपाधि सम्मानित किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है कि न राष्ट्र कवि की उपाधि किस पुस्तक पर मिली है, किस रचना पर मिली, तो आप लिखेंगे भारत भारती पर। 1 नंबर का प्रश्न यहाँ से पूछ लिया जाता है कि मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि से कौन सी रचना पर सम्मानित किया गया, तो आप लिखेंगे भारत भारती। ये कब प्रकाशित हुई है, तो ये हुई है 1912 ईस्वी में। इसी पुस्तक ने इन्हें राष्ट्र कवि के रूप में विख्यात किया। ये मैंने आपको अभी बताया था कि न राष्ट्र कवि की उपाधि इसी पर मिली हुई है, तो आप इसे लिख देंगे इसी पुस्तक ने इन्हें राष्ट्र कवि के रूप में विख्यात किया। इसके पश्चात इनकी अनेक रचनाएं प्रकाशित हुईं। इसके बाद इनकी अनेक रचनाएं प्रकाशित हुईं, जिनमें पंचवटी ये हुई आपकी सन 1925 ईस्वी। उसके बाद हुई झंकार हुई है सन 1929 ईस्वी में। फिर साकेत हुई है 1931 ईस्वी में। फिर ये यशोधरा प्रकाशित हुई है सन 1932 ईस्वी में। आदि प्रसिद्ध रचना है इनकी। साकेत इनकी रचना का सर्वोच्च शिखर है। साकेत रचना जो है इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है और इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं महाकाव्य। कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि मैथिली शरण गुप्त का महाकाव्य कौन सा है, तो आप लिखेंगे मैथिली शरण गुप्त का महाकाव्य है साकेत। इसके बाद ये आपका हो जाएगा साहित्यक परिचय। फिर लिखेंगे इनकी कृतियाँ सबको लिखनी है, कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 तक के सभी विद्यार्थियों को। केवल साहित्य परिचय नहीं लिखना है, 9-10 के विद्यार्थियों को कृतियाँ सबको लिखनी है। कृतियाँ को हम क्या कहते हैं, रचना भी कहते हैं। रचना या कृतियाँ एक ही बात है, तो आप या तो कृतियाँ लिख दें या फिर रचनाएँ। उसके बाद लिखेंगे गुप्त जी के लगभग 40 मौलिक काव्य ग्रंथों में भारत भारती, किसान, शकुंतला, पंचवटी, त्रिपथगा, साकेत, यशोधरा, द्वापर, नहुस, कावा और करबला आदि रचनाएं उल्लेखनीय हैं। इनके लगभग 40 मौलिक ग्रंथ हैं, जिनमें से इनकी प्रमुख जो रचनाएं हैं वो भारत भारती, किसान, शकुंतला, पंचवटी, त्रिपथगा, साकेत, यशोधरा, द्वापर, नहुस, कावा और करबला आदि प्रमुख हैं या फिर आदि उल्लेखनीय हैं। फिर लिखेंगे गुप्त जी की अन्य प्रमुख पुस्तकें जयद्रथ वध, झंकार, सिद्धराज, कुणाल गीत, अनघ, पृथ्वीपुत्र तथा प्रदक्षिणा आदि हैं। इनकी ये भी रचनाएं हैं, लेकिन जो प्रसिद्ध हैं वो यही ज़्यादा हैं। इसके बाद लिखेंगे प्लासी का युद्ध, मेघनाद वध, व्रत संहार आदि अनुदित रचनाएं हैं। कई कई पूछा जाता है कि अनुदित रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो आप लिखेंगे प्लासी का युद्ध, मेघनाद वध, व्रत संहार आदि अनुदित रचनाएं हैं। तो ये रचनाएं हैं। तो हाई स्कूल में और कक्षा
9 में तो केवल 1-2 रचना पूछता है तो आप 1-2 लिख दें। अगर नहीं पूछता है तो आप कितनी भी लिख सकते हैं। यानी कक्षा 9-10 के विद्यार्थी को कम से कम 2 रचनाएँ तो याद होनी ही चाहिए। लेकिन जो कक्षा 11 और 12 के विद्यार्थी हैं उनको तो ज़्यादा से ज़्यादा रचना लिखनी है जितनी आपको याद हो सकें। तो हाईस्कूल वाले बच्चे केवल रचना लिख करके समाप्त कर देंगे जीवन परिचय, और कक्षा 11 और 12 वाले विद्यार्थी हिंदी साहित्य में स्थान भी लिखेंगे। ठीक है, कक्षा 11 और 12 के विद्यार्थी हिंदी साहित्य में स्थान लिखेंगे। तो उसमें लिखेंगे मैथिली शरण गुप्त में, यानी मैथिली शरण गुप्त के राष्ट्रीयता से ओतप्रोत काव्य को भारतीय साहित्य में एक विशिष्ट स्थान प्राप्त है। मैथिली शरण गुप्त के राष्ट्रीयता से ओतप्रोत काव्य को भारतीय साहित्य में एक विशेष स्थान प्राप्त है। महात्मा गांधी ने इनकी राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत रचनाओं के आधार पर ही इन्हें राष्ट्रीय कवि की उपाधि से विभूषित किया था। इन्हें राष्ट्रीय कवि की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी ने दी थी इनको। क्यों दी थी? क्योंकि इनकी राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत रचनाओं के आधार पर ही इन्हें राष्ट्रीय कवि की उपाधि से विभूषित किया था। हिंदी काव्य को श्रृंगार रस की दलदल से निकालकर उसमें राष्ट्रीय भावों की पुनित गंगा को बहाने का श्रेय गुप्त जी को ही है। यानी हिंदी काव्य को श्रृंगार रस की दलदल से निकालकर उसमें राष्ट्रीय भावों की पुनित गंगा को बहाने का श्रेय गुप्त जी को ही है। तो इस तरह लिखेंगे जीवन परिचय, साहित्य परिचय, रचनाएं और हिंदी साहित्य में स्थान। तो अगर आपने इस तरह से जीवन परिचय लिखा तो आपको 5 नंबर अवश्य मिलेंगे। यानी आपको ऐसा नहीं है कि आपने पूरा जीवन परिचय लिखा और आपको 4 नंबर मिले, ऐसा नहीं है। आपको पूरे रखा था पूरे ही नंबर मिलेंगे। लेकिन कक्षा 11 और 12 के विद्यार्थियों को ऐसे ही लिखना जैसे पूरा बताया गया है। कक्षा 9-10 को केवल जीवन परिचय और उनकी रचनाएं लिखनी है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आप हमारे साथ अंत तक जुड़े रहे, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी हमारे चैनल पर नया हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन ऑन कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।